हे गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस 9th क्लास की हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे पहले हमने मैथ और सोशल साइंस का लेक्चर्स अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ। देखिए पदार्थ होता क्या है, आप अपने आसपास की जितनी भी चीजें देखते हैं वो सभी क्या है, पदार्थ है। पदार्थ होता क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप अपने नजर को घुमाइए और आसपास जो भी चीज आप देखते हैं वो सभी क्या है, पदार्थ है। आप सांस लेते हैं या जो हम भोजन खाते हैं, जो हम ईंट देखते हैं, जो हम दीवार देखते हैं, ये जो पत्थर देखते हैं, जो बादल देखते हैं, तारे देखते हैं, पौधे देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, पानी की एक बूंद देखते हैं या रेत का एक कण देखते हैं, वो सभी क्या है, वो पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। तो पदार्थ है क्या? तो देखिए विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे हम पदार्थ कहते हैं, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु क्या है, पदार्थ है। पदार्थ का जो इंपॉर्टेंट है वो स्थान घेरेगा। जो भी पदार्थ है वो कुछ ना कुछ जगह घेरेगा और उस पदार्थ में द्रव्यमान होगा। अगर द्रव्यमान आप नहीं समझ पा रहे तो ये समझिएगा कि उसमें कुछ भार होगा, उसमें कुछ भार होगा। ऐसे भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, लेकिन एक तरह से अगर आप समझने के लिए मान सकते हैं कि पदार्थ वो है जिसमें वो स्थान घेरेगा या उसमें कुछ द्रव्यमान हो। अगर हम पदार्थ के कणों के बारे में बात करें या उसके गुणों के बारे में बात करें तो पदार्थ के कुछ निम्नलिखित गुण हैं। जैसे पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है, यह सतत नहीं है, यानी कि जो भी पदार्थ है ना वो सतत नहीं है। मान लेते हैं कि ये पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, ये इसमें ये जो है ना कण से बने होते हैं, और ये कण जो है सतत नहीं होते हैं। ये सतत इसलिए नहीं होते हैं कि इनके बीच में खाली स्पेस होता है। इसको आप इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पानी का गिलास लीजिए जिसमें पानी है, उसमें आप क्या कीजिए, 1 चम्मच नमक को घोल दीजिए। अब आप क्या देखिएगा कि पानी का स्तर है ना नहीं बढ़ेगा। तो देखिए 1 चम्मच नमक डालने के बाद भी पानी का स्तर नहीं बढ़ा है। इसका कारण क्या है, ये जो नमक के घोल थे वो उस कण के बीच में आ गए। तो इसलिए कहा जाता है कि पदार्थ जो है यह सतत नहीं होता है। पदार्थ के कण जो होते हैं अत्यंत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं इसके कण। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। इसका भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक गिलास आप पानी लीजिए, उसमें आप क्या कीजिए, स्याही डाल दीजिए और उसको ऑब्जर्वेशन कीजिए। देखिएगा कि स्याही किस तरह से फैलेगा, और यह बताता है कि ये कण किस तरह से गतिज करते रहते हैं, यानी कि उस कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है। ये गतिज ऊर्जा क्या होती है ये हम नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स में जरूर पढ़ेंगे। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया कि जो पदार्थ है उसके जो कण होते हैं उसके बीच में एक स्पेस होता है। पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देख लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है। देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ऐसे 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन आपको मेन 3 ही अवस्था पढ़नी है, और ये होती है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। सॉलिड, इसको हम कहेंगे सॉलिड, इसको कहेंगे लिक्विड और इसको हम कहेंगे गैसेस। ये रहा ठोस। देखिए इसमें कण कितने नजदीक नजदीक है। द्रव अवस्था में देखिए कण कितने दूर दूर है, लिक्विड अवस्था और गैसीय अवस्था में देखिए ये कण कितने कितने दूर है। तो ये हो गए सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर आप मानव शरीर को भी देखिएगा ना तो पदार्थ के हिसाब से उसके मानव शरीर को भी हम 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। जैसे हड्डियां और दांत, जो हमारे बोन्स है और जो हमारे टूथ है, टीथ है, वो क्या है, ये सॉलिड है, ठोस अवस्था में। जो हमारे ब्लड है या हमारे शरीर में जो पानी है वो क्या है, वो द्रव अवस्था में। और जो हम फेफड़ों से सांस जो लेते हैं वो क्या है, वो गैसीय अवस्था में। तो इस तरह से हम अपने शरीर को भी पदार्थ के हिसाब से 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैसीय अवस्था किसे कहते हैं, या इसके बीच में अंतर क्या है। देखिए ठोस क्या होगा, उसमें एक आकार होगा, और ये जो आकार होगा वो एक निश्चित होगा। जैसे आप देखते हैं कि कोई लकड़ी है या कोई ईंट है, वो क्या है, सॉलिड है। अगर ये कोई सॉलिड है तो इसका आकार निश्चित होगा, ये बदलेगा नहीं। आप इसको कहीं भी रख दीजिए, ये आकार निश्चित होगा। द्रव अवस्था क्या, इसका कोई आकार नहीं होता। अगर आप इसे किसी ग्लास में डाल दीजिएगा तो ये ग्लास का शेप का हो जाएगा, और किसी बाउल में डाल दीजिएगा, कटोरे में डाल दीजिएगा तो ये कटोरे का शेप का हो जाएगा। अगर आप उसे
जमीन पे गिरा दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो द्रव अवस्था का क्या होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। उसी तरह गैस अवस्था का भी कोई आकार नहीं होता है। अगर आप गैस देखें, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अगर उसे आप सिलेंड्रिकल शेप में डालिएगा तो वो सिलेंड्रिकल शेप के हिसाब से फैल जाएगा। अगर आप उसे ग्लासिकल शेप में डालिएगा तो उस हिसाब से फैल जाएगा। उसे क्यूबिकल शेप में डालिएगा तो उस आधार पर फैल जाएगा, और बाहर छोड़ दीजिएगा तो वो पूरे जगह फैल जाएगा। तो ठोस में आकार निश्चित होता है, द्रव में और गैस में कोई आकार नहीं होता है। उसी तरह ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं, यानी कि जैसे देख लीजिए ये सॉलिड है तो इसकी सीमा स्पष्ट है, लेकिन द्रव में कोई सीमाएं नहीं है और गैस अवस्था में भी कोई सीमाएं नहीं होती है। ठोस अवस्था का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है और स्थिर आयतन होता है। द्रव का भी निश्चित आयतन होता है, गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। देखिए आयतन क्या होता है, इसको पहले आप समझ जाइए। देखिए आयतन को समझने के लिए आप यह समझ सकते हैं कि जिसके पास लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। तो देखिए अगर ठोस अवस्था है कोई तो इसका आकार तो निश्चित है, तो इसमें क्या होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। जैसे मान लीजिए आप घन देखते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा मान लीजिए, ईंट देख लीजिए, तो इसमें क्या होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई भी होगा, मतलब कुछ शेप होगा, और वो शेप जो होगा वो फिक्स होगा। द्रव का देखिए, जैसे मान लीजिए कि द्रव है, इस द्रव का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए कि मैं गिलास में डालूंगा तो ये गिलास के आकार का हो जाएगा, बाउल में डालूंगा तो ये बाउल का आकार का हो जाएगा। तो देखिए इसमें लंबाई भी हो जाएगी, रेडियस कुछ बनेगा, इसमें भी कुछ ये बन जाएगा, तो इसका भी आयतन कुछ ना कुछ होगा। लेकिन गैस में देखिए, जैसे मान लीजिए हम गैस में रख दिए, गैस को हम सिलेंड्रिकल शेप में डाल दिए। अब देखिए गैस को मैं डालूंगा तो ये पूरा फैल जाएगा। अब उसको हम किस हिसाब से लें, और उसे प्रेशर डालेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा, तो ये सॉलिड बन जाएगा। तो इसको हम नहीं ले सकते, तो इसका जो है आयतन निश्चित नहीं होता है। लेकिन द्रव का और ठोस का आयतन निश्चित होता है। इसकी संपीड्यता नगण्य होती है, इसमें बहुत कम संपीडन होता है और गैस में अधिक संपीडन होता है। अब देखिए संपीडन क्या होता है, उसको आप देखिए प्रेशर कर सकते हैं, दाब डाल सकते हैं, तो इसमें ना आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इसमें आप नहीं के बराबर ही ठोस को कर सकते हैं। यानी कि आप समझिए कि ठोस को आप दबा नहीं सकते हैं ज़्यादा। जैसे मान लीजिए आप ईटा को दबाइए, या अपने आसपास जो भी सॉलिड है उसको आप दबा के देखिए, आप नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। द्रवों में बहुत कम संपीडन होता है, उसे आप दबा सकते हैं लेकिन कम, और गैसों में संपीडन जो है अधिक होता है, इसीलिए आप उसको कंप्रेस करके लिक्विड में ढाल देते हैं। ठोस में कोई बहाव नहीं होता है, द्रव क्या होता है, तरल होता है और उसमें भाव होता है, और गैसों में भी भाव होता है। तो ये अंतर जो है याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, या ठोस, द्रव और गैस में अंतर पूछ लेगा। तो ये कुछ याद रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे। अब पढ़ लेते हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे हम कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि पदार्थ मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ऐसे होते हैं 5 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कण, लेकिन आपको 3 ही पढ़ने हैं इस टॉपिक में। तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। देखिए पदार्थ 3 अवस्थाओं में मिलते हैं, और उसमें जो इंपॉर्टेंट है, पानी जो है, जो पानी हम पीते हैं वो तीनों अवस्था में मिलता है। जैसे ठोस के रूप में पानी को अगर हम ठोस करें तो वो बर्फ के रूप में मिलेगा, जो पानी हम पीते हैं वो द्रव अवस्था में, और जो भाप बन के उड़ता है वो क्या है, वाष्प जो होता है पानी का, वो गैसीय अवस्था में। तो पदार्थ की अवस्थाओं में हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पदार्थ की अवस्थाओं में हम परिवर्तन 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तापमान में परिवर्तन करके और एक दाब में परिवर्तन करके। अब हम आगे ये देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं में तापमान में परिवर्तन करके और दाब में परिवर्तन करके कैसे उसे हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में लेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, इतना आप जरूर करें। अब देखिए तापमान में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्थाओं को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए, एक बर्फ का टुकड़ा है, उसमें आप तापमान बढ़ाइए तो ये क्या हो जाएगा, द्रव बन जाएगा, और फिर उसमें और तापमान बढ़ाइएगा तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो देख रहे हैं तापमान में जैसे जैसे हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो बर्फ क्या हो गया, पहले द्रव बना, यानी कि सॉलिड से पहले ये लिक्विड बना, और लिक्विड से फिर ये क्या बन गया, गैस बन गया। तो उसी तरह सबसे पहले देखेंगे कि तापमान परिवर्तन में गलनांक क्या होता है। देखिए जब कोई ठोस
द्रव में बदलता है तो उसी को हम गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है उसे इसका गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और ये जो होता है वायुमंडलीय दाब पे होता है। देखिए अब ये समझ आइए कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है। देखिए एक एटमॉस्फेयर जो है, आप जानते हैं कि हम जिस अर्थ पे रहते हैं वो उसके वायुमंडल है, इसके ऊपर कई सारा। अब ये जो वायुमंडल है ये हम पे एक फोर्स लगाता है, एक दाब लगाता है, तो इसी दाब को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो ये जो दाब है वो कुछ इतने पास्कल के बराबर है। एक वायुमंडलीय दाब जो होता है 10, 13, 25 पास्कल के बराबर होता है। यानी कि हमारे शरीर के ऊपर वायुमंडल जो है 10, 13, 25 पास्कल का दाब लगाती है। तो मान लीजिए कि आप धरातल पे हैं, धरातल में कह रहा हूं समुद्र तल से नजदीक है, उस पे क्या होगा, आप पे वायुमंडलीय दाब लग रहा है और इस दाब पे कोई ठोस जो है वो द्रव बन जाएगा। जैसे मान लीजिए बर्फ जो है द्रव बन जाएगा, तो उसी को उसका गलनांक कहेंगे। अब देखिए जैसे बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। अब ये केल्विन क्या होता है ये हम अभी आपको बता देते हैं। पहले ये समझिए कि जैसे बर्फ का गलनांक 273 डिग्री केल्विन होता है, सुविधा के लिए इसे हम 0 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, अर्थात 273 केल्विन लिखते हैं। देखिए ये जो है ना तापमान को मेजर करने का तरीका है, पैमाना है, उसको हम डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, केल्विन में भी माप लेते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फीवर होता है तो डॉक्टर कहता है कि आपको 102 डिग्री बुखार है, तो ये नहीं कह रहा है कि आपको 102 डिग्री सेल्सियस बुखार है। 102 डिग्री सेल्सियस बुखार नहीं है, उसका कहने का मतलब है भैया आपको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, समझे। क्योंकि 100 डिग्री पर तो लिक्विड उबलने लगता है, अगर आपको आपका खून 102 डिग्री पे उबलने लगेगा तो आप तो मर ही जाइएगा। तो इसलिए डॉक्टर जो कहेगा कि आप, डॉक्टर जो यूज करता है वो फ़ारेनहाइट का यूज करता है। थोड़ा हम इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट इसमें क्या होता है, इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर डिग्री सेल्सियस को देखें तो इसका जो मिनिमम पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, वो जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है आपको 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो वायुमंडलीय दाब पर ये बॉइलिंग करने लगेगा, यानी कि उबलने लगेगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाएगा, बर्फ के रूप में आ जाएगा, यानी कि फ्रीज हो जाएगा। तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक पॉइंट। और इसका जो ये वाला जो पॉइंट है ये है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह केल्विन में अगर देखा जाए तो 273 पे रखिएगा, 273 केल्विन पे रखिएगा तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 273 केल्विन पे। और 373 केल्विन पे रखिएगा तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, समझ रहे। इसी तरह फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कोई चीज़ क्या होगा, जम जाएगा। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कोई चीज़ उबलने लगेगा। उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ रहे होंगे आप। ऐसा नहीं है कि मैं अपने रिवीजन के लिए ही पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। तो समझिए ये सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन में है और ये फ़ारेनहाइट पे है। टेम्परेचर को हम डिफरेंट पैमाने के साथ मापते हैं, समझ गए। तो डिग्री सेल्सियस में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में है 273 केल्विन और फ़ारेनहाइट में है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरह कोई उबलने कब लगता है, अगर डिग्री सेल्सियस में देखिएगा तो 100 डिग्री पे वो उबलने लगता है, केल्विन में देखिएगा तो 373 केल्विन जब उसका टेम्परेचर हो जाएगा तो वो उबलने लगेगा, और फ़ारेनहाइट में देखिएगा तो 212 फ़ारेनहाइट जब होगा तो वो उबलने लगेगा। अब देखिए, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं इससे ना एक फॉर्मूला क्रिएट करूँगा और उस फॉर्मूला के सहारे आप टेम्परेचर को कन्वर्ज कर सकते हैं। कि अगर डिग्री सेल्सियस पूछेगा और उसको कहेगा कि केल्विन में चेंज करने के लिए, तो हम केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन पूछेगा फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, ये मैं एक आपको फॉर्मूला बना के दे दूंगा, उससे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए 273 केल्विन को क्या लिखा है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 273 और ये 0 डिग्री, ये बराबर है, ये बराबर है। तो देखिए फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं। देखिए 0 डिग्री से 100 डिग्री पे पहुंचने में कितने पार्ट्स लगे होंगे, 100 पार्ट्स लगे होंगे। इसी तरह 273 से 373 में पहुंचने में कितने पार्ट्स लगे होंगे, तो 100 पार्ट्स यहाँ भी लगे होंगे, यानी कि 100 गिनती करके पहुंचे होंगे। और 32 से 212 तक पहुंचने में कितने लगे होंगे, तो 180 लगे होंगे। अब देखिए इसको कैसे बनाना है। अब देखिए ऊपर में जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको यही कीजिए
इसको फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ से बनाते हैं। ये सेल्सियस है, 0 डिग्री सॉरी ये जो डिग्री सेल्सियस है उसमें इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको घटाइए। तो 0 डिग्री सेल्सियस में हम 0 घटा दिए और नीचे में जितना पार्ट्स लगा है वो 0 से 100 में पहुंचने के लिए उसको लिखिए। तो ये आ जाएगा बट्टा 100। इसी तरह केल्विन के लिए लिखे, केल्विन में आप क्या लिखिएगा, के में 273 को घटाइए, के माइनस 273 बट्टा कितना लगा है, 100 लगा है इसको भी पहुंचने में, तो ये 100 यहाँ पे नीचे में लिख दीजिए। फिर बराबर, अब देखिए एफ में से 32 घटा दीजिए, एफ में से 32 घटा दीजिए और नीचे में जितना पार्ट्स लगा है उसको लिख दीजिए 180। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले को थोड़ा ढंग से लिख लीजिएगा और इसे कॉपी में लिख के याद कीजिएगा। यानी कि कभी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कहे इन दोनों का यूज कीजिए, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का यूज करना तो इसको यूज कीजिए, और केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो इन दोनों का यूज कीजिए। तो इस तरह से आप टेम्परेचर कन्वर्जन को कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को याद ही कर लीजिएगा। इसे मैं थोड़ा सा ना ढंग से लिख देता हूँ जो आपको याद रहे। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, 0 डिग्री सेल्सियस बट्टा 100, के माइनस 273 बट्टा 100 बराबर एफ माइनस 32 बट्टा 180। देखिए आप इसको काट भी सकते हैं, जैसे 100 कट जाएगा तो डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273 हो जाएगा। तो इस तरह से आप काट भी सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा यही फॉर्मूला आप याद रखिए और जब भी कन्वर्जन पूछा जाए फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए तो ये सब आप बदल दीजिएगा। अच्छा, कुछ आप इंपॉर्टेंट चीज़ भी याद रखिए, जैसे ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है शरीर का, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 37 डिग्री सेल्सियस में बोल रहा हूँ, फ़ारेनहाइट नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब इसी सेल्सियस को आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूले के सहारे से आप फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए। उम्मीद है कर लीजिएगा आप, ऐसे मैं बता देता हूँ। इसको अगर आप फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिएगा तो ये आएगा 98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक मैं आपको दूंगा और वो है आप केल्विन में खुद चेंज कीजिएगा। 37 डिग्री सेल्सियस एक स्वास्थ्य मनुष्य का तापमान होता है, फ़ारेनहाइट में अगर उसी को चेंज करेंगे तो ये 98 डिग्री 6 होगा, और केल्विन में आपको इस फॉर्मूले के सहारे से आपको चेंज करना है। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता होगा, उसे आप जरूर चेंज करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान केल्विन में कितना होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। गलनांक हमने समझ लिया कि एक वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर जब द्रव बनता है तो उसे गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुप्त ऊष्मा होती क्या है, तो उसके लिए ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसको मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट से आप समझिए। देखिए एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ, उम्मीद है आप समझ जाइएगा। उसको है ना आप डेली एग्जाम्पल से मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। जैसे मान लीजिए ये मैं ग्राफ बनाऊँ, तो इधर मैं क्या करूँगा, इधर मैं टेम्परेचर लूँगा, टेम्परेचर लूँगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे क्या लूँगा, मैं हीट लूँगा। अब इसे समझिएगा, जैसे जैसे मैं इधर ऊपर जाऊँगा समझिएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे मैं यहाँ 0 है, जैसे जैसे ऊपर जाऊँगा समझिएगा टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे इससे हीट से दूर जाऊँगा तो वैसे वैसे आप समझिएगा कि हीट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, और ये जो कोई वस्तु है ये यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब देखिए 10 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होगा, आपको पता है ये ठोस होगा, मतलब सॉलिड होगा। मतलब मान लीजिए -10 डिग्री, मान लीजिए कोई पानी है वो -10 डिग्री सेल्सियस पे है एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो ये क्या है, बर्फ है। अब इस बर्फ में मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर दे रहा हूँ। तो देखिए टेम्परेचर दूंगा तो टेम्परेचर देते देते मान लीजिए ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। यानी कि मैं हीट बढ़ा रहा हूँ, हीट बढ़ा रहा हूँ, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या दिया, तापमान दिया, हीट दिया, टेम्परेचर भरा, और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते आ गया इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये अभी भी यहाँ पे बर्फ ही है, ये यहाँ भी क्या है, बर्फ है। यहाँ भी बर्फ था, यहाँ भी बर्फ था। अब ये यहाँ भी आइसी है, बर्फ ही है। अब देखिए अब ये क्या होगा, अभी भी मैं हीट दे रहा हूँ, और ये अब क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा। ये यहाँ पे क्या बन गया, अब यहाँ पे बन गया ये पानी बन गया। अब देखिए मैंने यहाँ से यहाँ टेम्परेचर दिया, बर्फ से बर्फ ही बना, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। और फिर यहाँ भी मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर देने के बाद भी इसका तापमान बढ़ा नहीं, और ये तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये पानी ना हो जाए। फिर मैं पानी में टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा और टेम्परेचर बढ़ाऊँगा। अब ये क्या होगा, उबलने लगेगा, उबलने लगेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे
मान लेते हैं यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर कर दिया, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे मैंने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया तो ये क्या होगा, उबलने लगा, ये बॉयल हो गया, यानी कि इसको लिख देते हैं बॉयल हो गया, यानी कि उबलने लगा। अब देखिए उबलने लगा, अब यहाँ से मैं कितना भी टेम्परेचर दूँ तो इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री ही रहेगा। उम्मीद है आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। देखिए -10 डिग्री सेल्सियस पे कोई बर्फ़ है, उस पर मैंने क्या किया, हीट देना स्टार्ट किया, आग देना स्टार्ट किया, उष्मा देना स्टार्ट किया मैंने, हीट को कहते हैं उष्मा। अब ये -10 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। टेम्परेचर बढ़ते 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 हीट जैसे जैसे हमने बढ़ाया वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा और 0 डिग्री सेल्सियस पे आया। लेकिन अभी भी वो क्या है, बर्फ़ है, अभी भी वो क्या है, बर्फ ही है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आप जानते हैं बर्फ होता है। लेकिन फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया और टेम्परेचर यानी कि हीट बढ़ाना स्टार्ट किया, सॉरी टेम्परेचर नहीं, हीट बढ़ाना स्टार्ट किया। अभी भी उसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अब उसने अपना स्टेज बदल दिया, अब वो बन गया आइस से वाटर। अब देखिए, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने हीट दिया इस जगह पे, तो इसने क्या किया, अपना टेम्परेचर कम किया, और यहाँ पे जो मैंने हीट दिया तो इसने अपना टेम्परेचर कम नहीं किया। अब यहाँ पे जो मैंने हीट दिया और इसने जो अपना टेम्परेचर नहीं कम किया, तो वो टेम्परेचर क्या किया, तो इस टेम्परेचर को ही कहते हैं गुप्त उष्मा। समझे, इसी को कहते हैं गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट। सेम यहाँ भी वाटर को मैंने टेम्परेचर देना शुरू किया, 100 डिग्री तक टेम्परेचर देते रहा, सॉरी हीट देना स्टार्ट किया, वाटर को मैंने हीट देना स्टार्ट किया, अब वो बॉयल होने लगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है उबलने लगता है। अब ये उबलने लगा, अब इसमें हम कितना भी हीट देंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा ही नहीं सकता है। अब जैसे ये भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से ये ऊपर जाएगा नहीं। अब देखिए, ये जितना भी हीट देंगे, ये भाप बन रहा है, अब कितना भी हीट दे दिए, अब यहाँ पे इसने क्या कर लिया, अपना टेम्परेचर बढ़ाया नहीं, तो ये क्या हो गया, ये भी गुप्त उष्मा हो गया। इसी को कहते हैं संगलन की गुप्त उष्मा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए ठोस का गुप्त उष्मा क्या है, और यहाँ पे पूछ देगा वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या है, तो उम्मीद है गुप्त उष्मा आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, गुप्त उष्मा इसलिए जरूरी है, जैसे मान लीजिए अगर कहेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, मान लेते हैं कोई 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये बर्फ है मान लेते हैं, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे हम मान लेते हैं पानी है। दोनों चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है और 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी। अब इसमें पूछेगा ऊर्जा किस में ज़्यादा है, एनर्जी किस में ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा पानी की एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि उसमें हीट ज़्यादा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर पूछा जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी से आप जल जाइए, 100 डिग्री सेल्सियस उबलते हुए पानी से आप जलिएगा या भाप से आप जलते हैं, तो खतरनाक कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा भाप से जलना ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसमें लेटेंट हीट है, इसमें उष्मा छुपा हुआ है। समझ रहे हैं, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो संगलन की गुप्त उष्मा क्या है, वायुमंडलीय दाब पर। देखिए वायुमंडलीय दाब समझ जाइएगा, एक अर्थ है, जैसे हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पर बहुत सारे वायुमंडल है, ये मैं ज्योग्राफी में आपको बताऊंगा। और ये जो वायुमंडल है ये हमारे ऊपर एक दाब लगाता है, जो दाब होता है 10, 13, 25 पास्कल के बराबर। इस दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। अभी हमने यही पढ़ा था कि 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पे, उसका गलनांक क्या है, जैसे मान लीजिए बर्फ का गलनांक क्या है, बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस। तो द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। देखिए अभी हमने यही पढ़ा था कि ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस को, जो 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बना, उसी को हम क्या कहेंगे, गुप्त उष्मा कहेंगे। अब देखिए, अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी के कणों में अधिक ऊर्जा होती है, तो ये अभी हमने डिस्कस भी किया हुआ था। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वथनांक क्या होता है। गलनांक अभी हमने समझ लिया था, गलनांक जब ठोस से द्रव बनता है तो उसी को गलनांक कहते हैं। अब द्रव से जो गैस बनेगा उसी को हम क्वथनांक कहेंगे या बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसे उसका क्वथनांक कहते हैं। देखिए हर जगह वायुमंडलीय दाब आ रहा है, देखिए वायुमंडलीय दाब इसलिए आ रहा है कि प्रेशर जो होता है ना डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सतह है, मान लीजिए ये
जमीन का सतह है, फिर हम एक पहाड़ पे चले गए। अब यहाँ पे वायुमंडलीय दाब अलग होगा और यहाँ पे वायुमंडलीय दाब अलग होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये लेयर का भी वायुमंडलीय दाब होगा, इस लेयर का भी, और यहाँ पे सिर्फ मान लेते हैं यहाँ पे वायुमंडलीय दाब होगा, तो यहाँ पे सिर्फ इसका दाब होगा, लेकिन यहाँ पे इसका भी दाब होगा और इसका भी दाब होगा। तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के हर जगह अलग अलग होता है। समुद्र तल पे सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब होता है, और पहाड़ पे आप जाइएगा तो आपका वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे इस जगह पे कोई द्रव जो है उबलने लगता है, उसी को इसका क्वथनांक कहेंगे या बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। यहाँ पे लग सकता है ज़्यादा डिग्री सेल्सियस लग सकता है पहाड़ पे, लेकिन ज़मीन पे जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, तो इसको हम कहेंगे क्वथनांक। अब देखिए, क्वथनांक जो है ना समष्टि गुण है। समष्टि गुण का अर्थ आता है हर जगह इसका अलग अलग है। जैसे जल का क्वथनांक है 373 केल्विन, देख रहे हैं केल्विन में दिया है 373। अब देखिए डिग्री सेल्सियस में आप जानते हैं कि जल का क्वथनांक होता है डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसी को आपको केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया था। तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100, ठीक है, बराबर के माइनस 273/100। अब ये 100 कट गया। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 घटेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के प्लस 273। अब देखिए 0 डिग्री के माइनस है यहाँ पे, के माइनस 273। अब 0 डिग्री सेल्सियस की जगह पे अब हमको क्या लेना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ले लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस 273 इस साइड आ जाएगा, तो प्लस 273 बराबर के, तो कितना हो गया 373 केल्विन। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन होता है। अब देखिए यही चीज है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ देती है। तो ये हमने डिस्कस किया है, पहले ही डिस्कस किया है कि पानी को जैसे जैसे आप गर्म कीजिएगा तो वो भाप बन के उड़ेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होगी। अब जैसे देखिए, अभी जैसे हमने पढ़ा हुआ था ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एक बर्फ है, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे एक पानी है। तो इन दोनों में अगर ऊर्जा की बात करें ज़्यादा किसमें, तो पानी की ऊर्जा ज़्यादा है। 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे ऊर्जा ज़्यादा है क्योंकि इसमें लेटेंट हीट छुपा हुआ है। इसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस पानी है और उसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भाप है, वाष्प है। तो इसमें किसका ऊर्जा ज़्यादा होगा, तो इसका ऊर्जा ज़्यादा होगा। इसीलिए वाष्प से जलने पे ज़्यादा दर्द महसूस होता है या ज़्यादा जलता है, जबकि पानी की वाष्प की अपेक्षा पानी से अगर आप 100 डिग्री वाले पानी से आप जलिएगा तो आपको कम दर्द होगा। ये इसका कारण है क्योंकि इसमें हीट छुपा होता है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्थाओं को एक दूसरे में बदला जा सकता है, जैसा कि हम नीचे देखते हैं। जैसे देखिए ठोस अवस्था को आप उष्मा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। द्रव अवस्था को और उष्मा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, गैस अवस्था में बदल जाएगा। इसी तरह गैस अवस्था को ठंडा कीजिएगा तो ये द्रव अवस्था में बदलेगा, और द्रव अवस्था को और ठंडा कीजिएगा तो ये ठोस अवस्था में बदलेगा। अब देखिए ठोस अवस्था से जो द्रव अवस्था में बदलेगा उसको हम कहेंगे मेल्टिंग। ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग। ठोस से जो हम यानी कि गलन, इसको ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है गलन किसे कहते हैं। उसी तरह द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में हम जाएंगे। सॉरी, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। द्रव अवस्था से अगर हम ठोस अवस्था में जाएंगे तो इसको कहेंगे फ्रीजिंग, इसको कहेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग को हिंदी में कहा जाता है हिमन या हिमांक भी कहते हैं कुछ लोग, तो हिमन कहना ज़्यादा सही रहेगा, फ्रीजिंग, ठीक है। इसी तरह द्रव से गैस अवस्था में हम जो चेंज होंगे उसको हम कहेंगे वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन या हिंदी में गए तो वाष्पीकरण, ठीक है। अगर गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में जाएंगे तो उसको हम कहेंगे संघनन। अब देखिए
अब इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले ये सब आप डेली एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बर्फ आपका द्रव में बदलता है, तो बर्फ को हम क्या कहते हैं, बर्फ गल रहा है, तो यही हो गया गलन, ठीक है, बर्फ गल रहा है। अब यही द्रव को हम क्या करते हैं, उबालते हैं। जैसे मान लीजिए गैस पे हम उबालते हैं या आग पे उबालते हैं, तो क्या होता है, उसमें से वाष्प निकलता है, भाप निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, ठीक है। अब देखिए गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में कैसे बनता है, इसको भी आप समझ ही लीजिए, अभी ही समझ लीजिए। जैसे हम जानते हैं कि गर्मी के महीनों में क्या होता है, वाष्पीकरण तेज हो जाता है, ठीक है। अब वाष्पीकरण जब तेज होता है तो पानी भाप बन के उड़ता है, ऊपर आकाश में जाता है। और यही क्या होता है, आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के सतह से ऊपर जाइएगा, वैसे वैसे वो क्या होगा, टेम्परेचर नीचे गिरेगा। टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे गिरेगा तो वाष्प बन के गया है ऊपर, तो ये क्या होगा, ये जमेगा, और जम के क्या बन जाएगा, वही बादल बनता है। और इसी को हम कहते हैं संघनन, यानी कि कंडेंसेट हो गया और संघनन करके बादल बनता है। तो गैस द्रव में कब बनता है, संघनन करके। और द्रव को जब आप फ्रीज में रखते हैं ठंडा मौसम में, तो वो क्या बनता है, ठोस अवस्था में बन जाता है। एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि ठोस से भी है ना डायरेक्ट गैस में बदला जा सकता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्व पातन या सब्लिमेशन। अब देखिए अधिकांश जो अवस्थाएं आप देखते हैं उससे क्या होता है, पहले कोई भी चीज़ को आप करिएगा तो वो ठोस से द्रव में जाएगा, द्रव से गैस अवस्था में जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होता है जो डायरेक्ट ठोस से गैस में जाएगा। तो इसके दो एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखिएगा। जैसे कपूर, पूजा में जो आप कपूर यूज करते हैं उसको, अगर आप, ये ठोस है, उसको अगर आप जलाइएगा तो ये द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस में बदलेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। एक कपूर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सॉलिड CO2 का, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। ये भी क्या होगा, ये सॉलिड है और ये डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, तो ये ध्यान रखें। और हाँ, गैस अवस्था से भी ठोस अवस्था में जाएगा, तो इसको हम ना रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम रिवर्स सब्लिमेशन भी कहते हैं या डिपोजिशन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन और रिवर्स ऊर्ध्वपातन। इससे एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब देखिए ऊर्ध्वपातन यही होता है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठोस से सॉलिड से गैस बदलेगा तो उसको सब्लिमेशन कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक है। और गैस से सॉलिड जाएगा तो उसको हम रिवर्स सब्लिमेशन कहेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, ये जितना भी हमने देखा, ये हमने देखा था कि तापमान को बढ़ाएंगे तो किस तरह से चीज़ें बनेगी, यानी कि पदार्थ जो है अपना अवस्था कैसे चेंज करेंगे। जैसे जैसे तापमान हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पदार्थ सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनेगा। इसी तरह टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस से लिक्विड कैसे बनेगा और लिक्विड से सॉलिड कैसे बनेगा, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि दाब प्रेशर को जो हम परिवर्तन करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि धरातल पे जो है दाब जो है ज़्यादा होता है, धरातल पे दाब ज़्यादा होता है और पहाड़ पे दाब क्या होता है, कम होता है। अब इससे आप थोड़ा सा जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिएगा थोड़ा सा कि देखिए यहाँ पे जो धरातल पे है 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी चीज़ है उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन पहाड़ पे जाइएगा तो यही चीज़ आपको 104 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा। देख रहे हैं, ये दाब में जो परिवर्तन हुआ है इसका ये कारण है, टेम्परेचर जो बढ़ गया, तो दाब परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए दाब परिवर्तन का प्रभाव आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सिलेंडर आपने देखा होगा LPG आपके घर में यूज होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए इसे लिक्विड क्यों कहा जाता है तो इसमें गैस, लेकिन इसको लिक्विड क्यों कहा जाता है, द्रव क्यों कहा जाता है, क्योंकि गैस से अवस्था था उसको क्या किया गया, इसमें गैस है, ठीक है, इसमें गैसेज है, इसमें क्या किया गया, प्रेशर डाला गया। अब प्रेशर जितना डाला गया उससे क्या हुआ, ये गैस के जो कण है वो नज़दीक आ गए और ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो देख रहे हैं प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, जो द्रव अवस्था है वो ठोस में आ सकता है, ठीक है। तो ये प्रेशर का एक एग्जाम्पल है। अब देखिए यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, संपीड़ित करने का अर्थ है उसको दबाए, दाब दे, तो कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और गैस जो है द्रव में बदल जाएगा, ठीक है। जो लिक्विड गैस आप जानते हैं
बहाव होता है, तो ये गैस क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा अगर उसमें दाब डाले तो। जैसे दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, तो गैस क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। इसी तरह ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई एस भी कहते हैं, को वापस गैसीय CO2 में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। इसे छोड़ दीजिए, ये 1 एटमॉस्फेयर का है, वायुमंडलीय दाब तक आपको करना पड़ेगा, 10, 13, 25 पास्कल तक करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे देखिए कि पहले ये गैस था, ठीक है, ये गैसेस कण है, देख रहे हैं आप, दूर है, इस पर आपने पिस्टन लगा के इस पर आपने दबाव डाला, दाब बढ़ाया। अब जैसे जैसे आप दाब बढ़ाइएगा तो देखिए इसका कण क्या होगा, बाद में क्या होगा, देख रहे हैं, ये गैस के कण नज़दीक में आ जाएंगे, दबाव आपने बढ़ा दिया, गैस के कण नज़दीक आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये देख रहे हैं, इससे ये होगा कि आपका जो चीज़ जो पहले गैस में था, अब ये किस में आ जाएगा, कण नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, तो ये लिक्विड में आ जाएगा। तो ये है दाब परिवर्तन का प्रभाव। अब देख लेते हो थोड़ा वाष्पीकरण। देखिए ये वाष्पीकरण जो है ना, इसको इवापोरेशन कहा जाता है, इवापोरेशन, इवापोरेशन कहिए या वाष्पोत्सर्जन कहिए, वाष्पोत्सर्जन। देखिए एक वाष्पीकरण ये होता है बॉइलिंग, जो आप गैस पे गर्म करते हैं। अब देखिए इसमें और वाष्पीकरण में जो अंतर है, तो आज मैं ना बॉइलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाष्पोत्सर्जन वाली बात कर रहा हूँ, इवापोरेशन की बात। अब देखिए बॉइलिंग जो आप करते हैं ना, तो बॉइलिंग से जो वाष्प निकलता है, ये पूरे लिक्विड से वाष्प निकलता है, ये पूरे लिक्विड से वाष्प निकलेगा, पूरे हॉल लिक्विड से। जैसे मान लीजिए कोई बाउल है, इस बाउल में आपने चीज़ों को गर्म कर रहा है, तो ये जो है ना पूरा गर्म होगा, तब इसमें से गैस निकलेगा। तो ये तो हो गया बॉइलिंग, वाष्पीकरण। लेकिन आज जो हम पढ़े वाष्पोत्सर्जन पढ़ रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि गर्मी में ना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे ये कैसे होती है। देखिए यह एक सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं कि कोई चीज़ है, उस पर आप गैस पे कोई चीज़ आप गर्म करते हैं, ठीक है, ये वाष्प कब बनता है, ये कब उबलने लगता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तभी उबलेगा आपका, ठीक है। और ये पूरा उबलेगा, पूरा, ये नहीं कि ऊपर वाला उबलेगा, ये उबलेगा तो पूरा हॉल उबलेगा, जितना भी इसमें पानी है सभी उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलेगा। लेकिन वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो किसी भी तापमान पर हो सकता है, और ये जो होगा ना किसी भी तापमान पर ये वाष्प बन के उड़ जाएगा। और ये जो होगा, और ये जो प्रक्रिया होगी ना, जैसे मान लीजिए ये जो प्रक्रिया होगी, तो ये प्रक्रिया होगी इस सतह पे, ऊपरी सतह। जैसे मान लीजिए जैसे पानी को आप उबालते हैं तो इसका पूरा पानी खोलना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा कि ऊपरी सतह का पानी है ना सिर्फ ऊपर जाएगा, सिर्फ ऊपरी सतह का, ये जाएगा फिर नीचे वाला सतह का जाएगा, तो ये ऊपरी सतह पे ही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि एक इतने बड़े बाउल में पानी है, तो इसका क्षेत्रफल जैसे इंक्रीज कर देंगे हम, इतना बड़ा कर देंगे, तो इसका वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। अब देखिए इतने छोटे दूर में ये वाष्पीकरण हो रहा है, अब इतने दूर में वाष्पीकरण होगा, तो सतह का जो क्षेत्रफल है, ऊपरी सतह का क्षेत्रफल ये बढ़ गया, और जैसे ये क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण का दर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तापमान में जैसे वृद्धि करेंगे वैसे ही वाष्पीकरण दर की बढ़ जाएगी। अब जैसे देखते हैं कि गर्मी जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ही वाष्पीकरण तेज होता है, क्योंकि पदार्थ के गतिज ऊर्जा, पदार्थ का जो कण होता है उसमें जो गतिज ऊर्जा होती है, जो हमने पढ़ा है, उसमें ये तेजी आ जाती है। आर्द्रता, आर्द्रता भी बढ़ जाती है, आर्द्रता अगर हवा में रह जाए तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा। अब देखिए आर्द्रता होता क्या है, इसको पहले समझिए। देखिए आर्द्रता को आप समझने के लिए देखिए, हवा में जो है ना पानी की मात्रा होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई फ्रिज लीजिए, फ्रिज में से आप ठंडा बोतल पानी का निकालिए या कोई भी ठंडा चीज़ लीजिए, उसको आप हवा में रख दीजिए। अब देखिएगा कि कुछ देर के बाद इसके आसपास पानी के कण बन जाते हैं। अब देखिए ये पानी के कण तो फ्रिज बोतल के बाहर तो नहीं आए, तो ये पानी के कण आए कहाँ से, बाहर में, बोतल के बाहर में ये पानी के कण आए कहाँ से। तो होता क्या है, देखिए ये जो होता है ना, ये काफ़ी ठंडा बोतल है, आपने फ्रिज से भी निकाला, अब हवाएं क्या होती है, इससे टकराती है, हवाएं इससे टकराती है, और हवाओं में क्या होता है, नमी होती है, जिसको हम आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं।
ये हम ज्योग्राफी वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। इसको अभी आप थोड़ा ऐसे समझिए, नमी होती है और ये हवाओं में जो नमी होती है ये जब इस ठंडे पानी से टकराती है, तो अभी आपने क्या बोला, जब आप गैस को थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम होता है तो वो क्या होता है, संघनित हो जाता है, संघनन की प्रक्रिया होती है और वो गैस क्या होता है, पानी में बदल जाता है। तो ये जो नमी होती है वो वाष्प में, हवा में जैसे ठंडा चीज में टकराएगा तो ये क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं आर्द्रता। अब देखिए, मान लीजिए किसी गर्मी के मौसम में क्या होता है, मान लीजिए बारिश का मौसम हुआ, बारिश हुआ, अब हवा में तो ऐसे ही पानी है ज़्यादा, हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो हवा में जब पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या होगी, धीमी होगी, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया की दर जो है वो घट जाएगी। तो जब भी आर्द्रता ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो वाष्पीकरण का दर जो है वो घट जाएगा। वायु की गति, जब वायु की गति तेज होगी तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। इसका ऐसा कारण है, जैसे आप देखते होइएगा कि जब हवा का मौसम, हवा तेज चलेगी ना तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। इसका यही कारण होता है कि वाष्पीकरण की दर जो है ना वो बढ़ जाती है। अब वाष्पीकरण से शीतलता कैसे आती है, वाष्पीकरण से ठंडक कैसा लगता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये वाष्पीकरण में बॉइलिंग वाला वाष्पीकरण नहीं बता रहा हूँ, इवापोरेशन वाला बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण क्या होते हैं, आसपास के वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है, इससे ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा लुप्त हो जाती है, ऊर्जा ऊपर की ओर चली गई। अब इस ऊर्जा, लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, ये जो द्रव के कण है अपने आसपास के जो वातावरण है उससे ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि हीट उससे ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे हीट ऑब्जॉर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट तो वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो सामने में क्या होगा, टेम्परेचर गिर जाएगा। इसके कारण क्या होती है, शीतलता आ जाती है। गाइस, सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।